बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल? अभी आप सब लोगों का ठीक ठाक है? अच्छा, तो हमारी सीरीज़ चल रही थी फाइनेंशियल रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड रिटर्न। इसका आपस में क्या ताल्लुक है? जो हमने सिक्योरिटी ली थी वो फिक्स्ड बॉन्ड हमने लिया था। बॉन्ड की सिक्योरिटी से हम ये एनालिसिस कर रहे थे कि रिटर्न कैसे चेंज हो जाता है, या उसके रिटर्न के चेंज होने से रिस्क कैसे मैयर किया जाता है। फिक्स्ड बॉन्ड, आपको पता है कि बॉन्ड पे एक ओपन पेमेंट होती है, एनुअली पेमेंट होती है, और उसके बाद उसका एक मेच्योरिटी टाइम होता है। उस मेच्योरिटी टाइम पे उसको रिडीम करके हम अपनी पेमेंट वापस ले लेते हैं। हमने इसके 5 केसेस बनते हैं, पॉसिबिलिटीज़ 5 बनती हैं रिटर्न के हवाले से, जिसमें से हमने अभी तक जो है ना वो 3 पॉसिबिलिटीज़ कर ली हुई हैं। ये नहीं, आई थिंक 2 पॉसिबिलिटीज़ की हुई हैं। ठीक हो गया। उसमें से अब हम ये करने वाले हैं 3 और 4 5 पॉसिबिलिटीज़ इसकी हैं। उसमें से तीसरी पॉसिबिलिटी आज देखेंगे कि क्या हो सकती है। वो क्या है? इफ़ द मार्केट YTM फॉर द बॉन्ड ओवर एज्यूम्ड री इन्वेस्टमेंट रेट इंक्रीज या डिक्रीज after the bond is purchased but before the first coupon date, an investor who hold the bond to the maturity will earn a realized return that is higher or lower than the original YTM of the bond when purchased। अब ये कुछ ने पॉसिबिलिटी पहले ही बता दिया आपको। क्या पॉसिबिलिटी उसने बताई कि अगर कोई बंदा बॉन्ड खरीदता है किसी भी मार्केट YTM पे, मार्केट में चल रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से YTM 10% चल रहा है, ठीक है, तो क्या करना है? री इन्वेस्टमेंट रेट इसको कहते हैं, उसी पे दोबारा हम उसका जो कूपन पेमेंट है दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फिर वो 10% ही मिलेगा। लेकिन अब वो कहता है बॉन्ड परचेज किया हमने आज और उसके 1 महीने बाद ही जाके मार्केट रिटर्न चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया। अभी हम इंक्रीज की सिचुएशन देख लेते हैं। अगर इंक्रीज हो गया आफ्टर द बॉन्ड इज परचेज्ड, बॉन्ड परचेज किया उसके 1 ही महीने बाद उसका मार्केट का जो रिटर्न था वो चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया। चेंज से मुराद हम इंक्रीज ले रहे हैं। बट बिफोर द फर्स्ट कोपन डेट, और फर्स्ट कोपन की डेट से पहले पहले ये काम हुआ, अभी फर्स्ट कोपन के ये रिसीव करने का टाइम आया नहीं है। ठीक हो गया। फर्स्ट कोपन खरीद लेने से पहले पहले वो मार्केट रिटर्न चेंज हो गया, तो क्या होगा? एन इन्वेस्टर हु होल्ड द बॉन्ड टू मेच्योरिटी, अब इन्वेस्टर अगर उस बॉन्ड को मेच्योरिटी तक हेल्ड करता है, अपने पास रखता है, तो क्या करेगा? वो कितना रिटर्न कमाएगा? विल अर्न अ रियलाइज रिटर्न दैट इज हायर। वो जो रिटर्न उसने कमाना है वो हायर होगा, किससे? देन द ओरिजिनल YTM ऑफ द बॉन्ड व्हेन परचेज्ड। जो ओरिजिनल YTM था जब बॉन्ड परचेज किया था उस वक्त का जो मार्केट रेट था उससे ज़्यादा रिटर्न उसको मिलेगा। मतलब उसका जो रिटर्न बनता है वो ज़्यादा बनता होगा अगर बॉन्ड को वो अपने पास रखता है। अब इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, प्रैक्टिकली इसको प्रूव कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं कि वाकई ऐसा होता है कि जो रिटर्न आता है वो ज़्यादा आता है। लें जी, चेंज्ड YTM, अजम्पशन क्या है? YTM चेंज हो जाता है और बॉन्ड को हमने हेल्ड करना है मेच्योरिटी तक। ये हमारी इन्वेस्टमेंट की इंटेंशन है। ये सारी इंटेंशन पहले से डिसाइड की जाती है कि आया बॉन्ड को हमने रखना है या बॉन्ड को सेल कर देना है हमने। अच्छा जी। ओके जी, नेक्स्ट लेट एग्जामिन ओवर थर्ड रिजल्ट दैट इफ रेट्स राइज या फॉल, दो सूरतें हो सकती हैं ना, या राइज हो गया या फॉल हो गया, बिफोर द फर्स्ट कूपन डेट an investor who holds a bond to maturity will earn a rate of return greater या less। पहले राइज है तो पहले ग्रेटर है, फॉल ब्रैकेट में है तो लेस ब्रैकेट में है। ठीक हो गया। तो राइज होगा यील्ड टू मेच्योरिटी तो रिटर्न ग्रेटर होगा, अगर यील्ड टू मेच्योरिटी फॉल करेगा तो जो रिटर्न है वो भी लेस हो जाएगा देन द YTM एड परचेजेस। अब इसको हम जरा प्रूव कर लेते हैं कुछ एग्जांपल लेकर। बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस रिजल्ट दैट एन इन्वेस्टर हु होल्ड अ बॉन्ड मेच्योरिटी विल earn a rate of return equal to the YTM at purchase if reinvestment rate is also equal to the YTM purchase। The intuition of the third result is straightforward. If the YTM, which is also the reinvestment rate for the bond, increase या decrease after purchase,
द रिटर्न फ्रॉम द कूपन पेमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट इनकम विल इंक्रीज और डिक्रीज। ऑब्वियसली जैसे ही रिटर्न चेंज होगा तो आपने जो कूपन दोबारा से री इन्वेस्ट करना है उसके ऊपर आपको रिटर्न भी डिक्रीज या इंक्रीज वाला ही मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर नया मार्केट रेट लगना है जो आपने मार्केट में इन्वेस्ट करना है। विच विल इंक्रीज और डिक्रीज द इन्वेस्टर्स रेट ऑफ रिटर्न, और यही वजह बनेगी उसके इन्वेस्टर के रेट ऑफ रिटर्न के इंक्रीज या डिक्रीज होने की बिना की वजह बनेगी। ये लॉजिक बिहाइंड है कि क्यों वाईटीएम के चेंज होने से किसी बॉन्ड का जो रिटर्न चेंज हो जाता है, क्योंकि उसकी जो कूपन पेमेंट है वो दोबारा जब री इन्वेस्ट की जाएगी तो वो नए रेट पे री इन्वेस्ट की जाएगी, और नया रेट अगर डिक्रीज हुआ तो आपका रिटर्न भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर रिटर्न इंक्रीज हुआ उस रेट से जब आपने परचेज किया था तो फिर आपका रिटर्न भी, एनुअलाइज रिटर्न जो होगा वो भी इंक्रीज ही होगा। The following calculation demonstrate these result for 3-year 6% bond in our previous example। जैसे कि हमारी previous example चल रही है हम उसी को लेके आगे चलेंगे। एक 3 साल बॉन्ड है जिसके ऊपर कूपन पेमेंट हमें 6% के हिसाब से मिलेगी और उसकी जो फेस वैल्यू है $100 है। आप बताएं आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। वो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि किस तरह से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। वो हमने निकालने के बाद हमारे पास आंसर आ गया जी 97.376। ठीक हो गया। अब YTM ऑफ 7%, फर्स्ट एज्यूम दैट YTM एंड री इन्वेस्टमेंट रेट इंक्रीज टू 8%। हमारा जो YTM था वो 7% था जब हमने बॉन्ड परचेज किया। ठीक हो गया। हमारा जो री इन्वेस्टमेंट रेट हुआ यानी कि जो YTM हुआ वो आफ्टर परचेजिंग बॉन्ड बट बिफोर द फर्स्ट कूपन पेमेंट 8% हो गया। हमने पहली एग्जाम्पशन ले ली, इंक्रीज हो गया जी, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, मतलब जो भी है बस इंक्रीज हुआ किससे, 7% से, जो हमारा खरीदते वक्त रिटर्न था। आफ्टर परचेज बट बिफोर द फर्स्ट कूपन पेमेंट द बॉन्ड एनवलाइज होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज कैलकुलेटेड एज। अब हमने एनवलाइज रिटर्न निकालना है, अगरचे हमें सिर्फ जो पेमेंट मिलती है सालाना वो कूपन पेमेंट ही मिलेगी, या अगर हम कूपन पेमेंट री इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी हमें नहीं मिलेगी। हम ये निकालना चाह रहे हैं कि अगर हम इसको दोबारा री इन्वेस्ट करें पैसे हमें 3 सालों के बाद ही वापस मिलेंगे सारे के सारे, लेकिन हम उस रिटर्न को एनवलाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हर सालाना कितना बना हमें रिटर्न। तो चलें जी, हमें पता है कि बॉन्ड की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इतने हमें पे करने पड़ेंगे, यानी कि इनिशियल पेमेंट हमारी 97.376 आ गई है। ठीक हो गया। यहाँ पे ज़रा पेंसिल इसकी बड़ी ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी इनिशियल पेमेंट हो गई जो हमने पे करनी है। देन अब हमने कूपन पेमेंट री इन्वेस्ट करना है, लेकिन याद रखें री इन्वेस्टमेंट किससे होगा, नए रेट से होगा। ये जो पुराना रेट है इससे नहीं होगी पेमेंट, ये 8% से होगी। तो हमने अपने 6 को 8% ग्रो कर लिया। देखें इसे अगर हम इसकी टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं, ये आ गया आपके पास 0 पीरियड, ये आ गया जी 1, ये आ गया 2, ये आ गया जी 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। आपने इस साल पे, इसको आप कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे आपने पेमेंट की, इस साल पे आपको 6 रुपये जो है ना आपका जो है ना कूपन पेमेंट बनता है, फिर इधर आपका 6 बनता है और फिर इधर आपका 6 बनता है। अब ये देखें ये रेट किस पे लगाना है आपने, क्या आया इधर आपको कोई पेमेंट मिली जो आपने इन्वेस्ट की, नहीं कोई नहीं मिली। हाँ यहाँ पे आपकी जो पेमेंट है ये इन्वेस्ट हुई है, इसके ऊपर रेट लगेगा जो यहाँ से ग्रो होके यहाँ तक आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप यहाँ पर इसको 2 साल के लिए ग्रो करेंगे, 1 साल के लिए ये हो गया और दूसरे साल के लिए ये यहाँ पे आपने चूंकि वापस ले लेना है तो ये 2 सालों का ग्रो, तो ये इसकी पावर क्या आ गई, 2 आ गई पावर। ये 6 तो हमने 2 सालों के लिए ग्रो कर लिए, ये 6 कितने सालों के लिए हुआ ग्रो, 2 सालों के लिए। अब इस 6 की बारी आ गई, हमने चूंकि रिसीव नहीं करना री इन्वेस्ट करना है तो इस 6 के ऊपर पावर 1 आएगी, क्योंकि इस 6 ने सिर्फ 1 साल के लिए ही ग्रो होना है, उसके बाद ये वापस हमने ले लेना है। तो इसको 1 साल के लिए हमने ग्रो कर लिया। ठीक है, और इस 6 को किसी भी साल के लिए ग्रो नहीं है, क्योंकि पेमेंट हमें मिलनी है 3 सालों के एंड पे, और जैसे ही ये अनाउंस होगी हम इसको वापस रिसीव कर लेंगे, तो इसके ऊपर कोई भी ग्रोथ रेट नहीं लगेगा, ये ग्रो नहीं होगा, क्योंकि हमने इस साल तो पेमेंट रिसीव कर लेनी है। तो ये इसकी टाइमलाइन बनी। तो टोटल हमारे पास जो डिविडेंड कूपन पेमेंट हमें मिलेगा वो हमारा ये वाला टोटल होगा हमारी इस इन्वेस्टमेंट पे। ठीक हो गया। अब हम ये देखेंगे कि एनुअलाइज रिटर्न कितना आया। एनुअलाइज रिटर्न कैसे निकलेगा, इन्वेस्टर्स एनुअलाइज्ड कूपन होल्डिंग बॉन्ड पीरियड रिटर्न। सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या आता है आपका, ये जो
आपको कूपन पेमेंट मिला 19.47, और तीसरे साल के एंड पे जो आपको फेस वैल्यू इसकी मिलनी है बॉन्ड की, वो भी आपको ये मिल जाएगी। तो ये 100 आपने यहाँ पे इसमें ऐड किया तो आपके पास 119.47 आ गया। जबकि आप देखें तो आपने साल के शुरू में पेमेंट कितनी की थी, ये वो प्राइस थी जो आपने साल के शुरू में बॉन्ड के लिए पे की थी। तो इसको आपने 3 सालों पे डिवाइड करना है। तो फार्मूला ये होता है, इसके ऊपर 1/3 करेंगे और -1 करेंगे तो आपके पास एनवलाइज रिटर्न आ जाएगा कि आपको सालाना कितने पैसे प्रॉफिट मिला। तो ये है जी एनवलाइज रिटर्न। किस सूरत में, जब आपका YTM चेंज हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो आपका एनवलाइज रिटर्न भी इंक्रीज़ हो जाएगा। देखिए एनवलाइज रिटर्न जब हमने परचेज़ किया था तो हमें लग रहा था कि 7% होगा जबकि इसके इंक्रीज़ होने से हमारा जो एनवलाइज रिटर्न इंक्रीज़ हुआ वो 7.06% इंक्रीज़ हो गया। अब आ जाते हैं जी दूसरी कंडीशन कि अगर हमारा एनवलाइज रिटर्न YTM जो डिक्रीज़ हो जाए, 7% पे हमने बॉन्ड परचेज़ किए थे, उस वक्त मार्केट में 7% चल रहा था, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं जी वो परचेज़ करने के बाद कूपन पेमेंट के रिसीव करने से पहले वो 6% हो गया। अब बताएं इस 6% के होने से क्या हमारी जो एनवलाइज रिटर्न है वो भी डिक्रीज़ हो गया, ये हम एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम उस कूपन पेमेंट को री इन्वेस्ट करेंगे इसी टाइम पीरियड लाइन के मुताबिक, लेकिन जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न होगा वो चेंज होगा। पहले हमने इसको 8% से ग्रो किया था 6 को, अब हम इसको 6% से ग्रो करेंगे। ठीक हो गया। 6% से ग्रो करने से हमारे पास ये आंसर आ गया कि जी ग्रोथ में हमारी कमी आ गई है क्योंकि रिटर्न कम हो गया, और जबकि हमें पेमेंट उतनी ही करनी पड़ी है जो हमने साल के शुरू में, क्योंकि साल के शुरू में जो उसका रिटर्न था, डिस्काउंट रेट जिसको हम कह रहे हैं मार्केट रेट ऑफ रिटर्न था, वो 7% ही था। चेंज बाद में हुआ रिसीव करने के बाद। तो इसी तरह सेम फार्मूला इसको अप्लाई करने के बाद ये आंसर आ गया जी 6.9। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यील्ड डिक्रीज होने से यील्ड टू मेच्योरिटी बॉन्ड का जो रिटर्न था, एनवलाइज रिटर्न था, वो भी डिक्रीज हो गया। तो ये हमारी थर्ड अजम्पशन भी हमने चेक कर ली कि क्या अजम्पशन निकली हमारी कि बॉन्ड का जो YTM है अगर वो परचेज करने के बाद और कूपन पेमेंट के रिसीव करने से पहले चेंज हो जाता है तो हमारा जो एनवलाइज रिटर्न भी होगा वो भी चेंज हो जाएगा एज पर द चेंज ऑफ YTM इंक्रीज तो हमारा रिटर्न भी इंक्रीज, YTM डिक्रीज तो हमारा रिटर्न भी डिक्रीज। सूरत ये होनी चाहिए कि आपने बॉन्ड को हेल्ड टू मैच्योरिटी करना है, तब ये पॉसिबिलिटी होगी। तो ये थर्ड कंडीशन हमने देख ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी देखेंगे फोर्थ कंडीशन। उसमें यही होगा कि बॉन्ड को बिफोर आपने मैच्योरिटी सेल करना है तो क्या रिटर्न पर इफेक्ट हो सकता है, तो क्या रिस्क इन्वॉल्व होगा। ये असल में आप रिस्क को ही मैनेज कर रहे हैं, रिस्क को ही मेजर कर रहे हैं। अगर आपको ये पॉसिबिलिटीज़ पहले से पता होंगी तो आप उसके मुताबिक स्टेप्स ले सकेंगे। जब आप स्टेप्स लेंगे तो इट्स मीन आप इसको मैनेज कर रहे हैं कि किस तरह से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि किस तरह का रिटर्न कब हमें मिलेगा और कितना रिस्क किस में इन्वॉल्व होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की मजीद वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।